हेलो एवरीवन। आपका बहुत बहुत स्वागत है कॉमर्स अचीवर प्लेटफॉर्म पे। आज इस पर्टिकुलर सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं इनोवेटर्स के बारे में जो इनोवेशंस करते हैं। तो इनोवेशंस को प्रोटेक्ट करने के लिए आप पेटेंट के लिए अप्लाई करते हैं। इसके अंदर हमें इनकम टैक्स एक्ट एक बेनिफिट प्रोवाइड करता है जिसे हम कवर अप करने वाले हैं, डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ रॉयल्टी ऑन पेटेंट्स विच इज कवर्ड अंडर सेक्शन 80RRB। तो इस सेक्शन को आज हम डिटेल में अंडरस्टैंड करेंगे, बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेंगे और प्रैक्टिकल अप्रोच से भी कनेक्ट करेंगे। कंटेंट हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में अवेलेबल होगा। ये कंप्लीट सीरीज चल रही है इनकम टैक्स की, तो इसका मैक्सिमम बेनिफिट लें। तो सबसे पहले हमें ये जानना चाहिए कि कोई भी सेक्शन या किसी भी वर्क को प्रोटेक्ट करने के लिए इनकम टैक्स एक्ट में क्यों इंक्लूड किया गया। सो सेक्शन 80RRB ये इसीलिए इंट्रोड्यूस किया कि जो लोग एक्सेप्शनल वर्क कर रहे हैं उन्हें उस वर्क का रिवॉर्ड मिलना चाहिए, ठीक है। ताकि एक इंडिविजुअल को हमेशा जो है एनकरेज किया जा सके ताकि उस काम को वो कंटिन्यू कर सकें और साथ ही साथ अपनी इनकम पे टैक्स को बचा सकें। So Section 80RRB was introduced to ensure that someone who was done exceptional work get their reward in order to encourage individuals to keep producing good work. This action allowed them to claim deduction in respect in their income tax against the payment received as royalty. ठीक है, तो रॉयल्टी की इनकम आपकी राइज होती है अगर आपने कोई एक्सेप्शनल काम किया रहता है। तो आप क्या करते हैं, आप एक पेटेंट लेते हैं, ठीक है। तो रॉयल्टी आप ऑप्ट करते हैं, पेटेंट के लिए अप्लाई करते हैं ताकि आपका काम आपका प्रोटेक्ट रह सके। तो जो इनोवेटर्स हैं वो पेटेंट के लिए अप्लाई करते हैं अपनी रिलेवेंट अथॉरिटीज़ के पास और अपने इनोवेशन को यूज़ करते हैं फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। सो आज हम इस सेक्शन में कवर अप करेंगे उसके इनकम टैक्स के बेनिफिट। तो कौन से ऐसे एसएससीज हैं जो एलिजिबल होंगे। तो रेसिडेंट इंडिविजुअल, ठीक है। रेसिडेंट इंडिविजुअल को ही इस डिडक्शन का बेनिफिट मिलेगा जो कि रजिस्टर्ड है एज अ ट्रू एंड फर्स्ट इन्वेंटर, ठीक है। तो सेकंड इन्वेंटर नहीं, कॉपीराइट भी नहीं, एज अ ट्रू एंड फर्स्ट इन्वेंटर ही कवर अप होंगे, ठीक है। विच इज कवर्ड अंडर द पेटेंट एक्ट ऑफ 1970। को ओनर ऑफ द पेटेंट भी कवर अप होंगे, ठीक है। और जो है वो भी रेसिडेंट इंडिविजुअल होने चाहिए, यानी दोनों पार्टी अगर को ओनरशिप में है तो दोनों ही रेसिडेंट इंडिविजुअल होनी चाहिए। तो एक बार रीड आउट करते हैं और इसको स्प्लिट करते हैं इन डिफरेंट कंडीशंस ताकि आपके लिए और इजी हो जाए कि कंडीशंस क्या क्या हैं ऐसा एसएससी के लाने के लिए, इस सेक्शन का बेनिफिट लेने के लिए। A resident individual who is registered as a true and first inventor in respect of an invention under the Patent Act of 1970, including the co-owner of the patent and earning income by way of royalty of a patent registered on or after 1st April 2003। ठीक है, तो आपको ये देखना है कि 1 अप्रैल 2003 या उसके बाद जो है आपको रजिस्ट्रेशन होना चाहिए आपके पेटेंट का। सो कंडीशंस को कैसे कॉन्क्लूड करेंगे। वन मस्ट सेटिस्फाई द फॉलोइंग क्राइटेरिया फॉर क्लेमिंग डिडक्शन। फर्स्ट, द इंडिविजुअल क्लेमिंग द डिडक्शन शुड बी अ रेसिडेंट ऑफ इंडिया। Second, only those individuals that hold a original patent are eligible to apply for the deduction under section 80RRB. If any individual does not hold the original patent, he or she cannot apply for the deduction. Third, the patent against which the royalty has been received must be registered under the Patent Act 1970. The said patent must have been registered on or after 1st April 2003। ठीक है, तो इस क्राइटेरिया को 3 डिफरेंट क्राइटेरियाज में डिफाइन कर दिया गया ताकि आपके माइंड में आप इसको तुरंत ही रिकैप्चुलेट कर सकें कि भाई आप एसएससी एलिजिबल हो रहे हैं इस डिडक्शन के लिए या नहीं। सो आई बिलीव आपको एसएससी का क्राइटेरिया, ये सेक्शन किससे डील कर रहा है और पेटेंट की बात कैसे आई, हमने अंडरस्टैंड कर लिया है। आगे बढ़ेंगे, कितना अमाउंट आपको डिडक्शन के लिए एलिजिबल है। तो मैक्सिमम लिमिट है 3 लाख। जी हाँ, तो हम कॉन्क्लूड इसे भी कर सकते हैं कि 3 लाख या जो भी आपने अमाउंट एज अ रॉयल्टी रिसीव की है, दोनों में से जो भी लोअर होगा वो अलाउ हो जाएगा एज अ डिडक्शन। Income by way of royalty of a patent registered on or after 1st April 2003 सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ रुपीज 3 लाख। तो फॉर एग्जाम्पल अगर आपको 2 लाख मिल रहे हैं तो आपको डिडक्शन मिलेगा 2 लैक्स का, और अगर आपको अमाउंट मिल रही है 5 लाख तो आपको मैक्सिमम डिडक्शन मिलेगा 3 लैक्स का, विच एवर इज लोअर द मैक्सिमम लिमिट और अमाउंट यू रिसीव एज अ रॉयल्टी। ठीक है, सो ये था हमारा क्वांटम यानी अमाउंट ऑफ डिडक्शन। तो कौन कौन सी इनकम जो है वो हमारी एलिजिबल होती है।
ठीक है। अगर जो एलिजिबल इनकम है, तो ये जो एग्जेम्पशन है वो रिस्ट्रिक्टेड है केवल रॉयल्टी इनकम के लिए, ठीक है, including the consideration for transfer of right in the patent or for providing information for working or use of patent, use of patent or the rendering of any service in connection with these activities। यानी रॉयल्टी इनकम के साथ साथ ट्रांसफर के जो कंसिडरेशन के राइट्स हैं वो भी इंक्लूसिव है। लेकिन ये इंक्लूड नहीं क्या का एक्सक्लूड रखता है, यानी इस इनकम में कौन सी चीजें इंक्लूड नहीं होंगी, सेल, ठीक है। The exemption shall not be available on any consideration for sale of product। The point to be noted because ये सेक्शन रॉयल्टी से डील कर रहा है, ठीक है, उस रॉयल्टी से, उस पेटेंट से रिलेटेड चीजों को डील कर रहा है, ना कि प्रोडक्ट के सेल से। सो द एग्जेम्पशन शेल नॉट बी अवेलेबल ऑन एनी कंसिडरेशन फॉर सेल ऑफ प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर्ड विद द यूज ऑफ द पेटेंट प्रोसेस और पेटेंट आर्टिकल फॉर कमर्शियल, यानी प्रोडक्ट से डीलिंग ये नहीं करेगा, उसे एलिजिबल इनकम नहीं माना जाएगा। तो अब इसे कैसे कंसिडर कर सकते हैं आपने, कैसे रिकैप्चुलेट करना है, अभी ब्रीफली कंक्लूड करूंगी इस कंडीशंस को अंडरस्टैंड करने के बाद। तो अगर आपको कोई रॉयल्टी इनकम मिल रही है जो कि आउटसाइड ऑफ इंडिया अर्न हो रही है, तो आपको डिडक्शन तभी मिलेगा जब आप उस इनकम को इंडिया में लेके आ रहे हैं, उसे कन्वर्ट करवा ले रहे हैं फॉरेन एक्सचेंज से विद इन अ पीरियड ऑफ 6 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ प्रीवियस ईयर, ठीक है। तो 6 मंथ्स के अंदर अंदर या एक्सटेंडेड पीरियड जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जैसे कि आरबीआई आपको अलाउ करती है, ठीक है। ये कंडीशन मीट होने के साथ साथ आपको डिडक्शन क्लेम करने के लिए एक सर्टिफिकेट फर्निश करना होगा जो कि साइंड होता है बाय द प्रिस्क्राइब अथॉरिटी, ठीक है। सो इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी सच इनकम विच इज अर्न फ्रॉम सोर्सेज आउटसाइड इंडिया, the deduction shall be restricted to such sum as it brought to India in convertible foreign exchange within a period of 6 months. From when? From the end of the previous year in which such income is earned, in which such income is earned, or extended period as is allowed by the competent authority, that is RBI, that is Reserve Bank of India. For claiming this deduction, the SSC shall be required to furnish a certificate in the prescribed form signed by the prescribed authority। तो अब आप इस सेक्शन को जब डील करेंगे या आपके पास कोई केस स्टडी आ रही है, आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो कैसे करेंगे? सबसे पहले आपको ये सोचना है कि पहली बात, आपकी इनकम वो रॉयल्टी आपने अप्लाई करी आपको मिल रही है कि नहीं। दूसरा, आप सेकेंड स्टेज पे अपने आप को चेक करेंगे क्या आप एलिजिबल एसएससी हैं कि नहीं। तो एसएससी की तीनों क्राइटेरिया को आप रिकॉल कर लेंगे। अगर आपने ये क्राइटेरिया तीनों सेटिस्फाई कर ली और आप एक एसएससी हो जाते हैं, फिर आपने कैलकुलेट करनी है आपकी एलिजिबल इनकम, ठीक है। एलिजिबल इनकम कंप्यूट करने के बाद आपको ये देखना है, अगर कोई बाहर से इनकम आ रही है तो आपको उसे 6 मंथ के अंदर या एक्सटेंडेड पीरियड एज में बी अलाउड वो अमाउंट इंडिया ले आनी है, और आपको साथ ही साथ सर्टिफिकेट भी ऑप्ट करके रखना है ताकि आप उसे क्लेम कर सकें प्रॉपरली। अब आप एलिजिबल एसएससी हो गए, आपकी इनकम भी एलिजिबल हो गई, आपने कंडीशन भी मेट कर ली, तो अब आप जो है डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं 3 लाख रुपीज़ का, जो कि मैक्सिमम लिमिट है। बट ये आपको ध्यान रखना है कि वो जो पेटेंट है उसका रजिस्ट्रेशन, पेटेंट का रजिस्ट्रेशन ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2003 के बाद होना चाहिए, और उस पेटेंट के बेसिस पे अगर कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हो रहा है और वो सेल हो रहा है तो वो आपकी इनकम का पार्ट नहीं होगा। तो आपको सोचना कैसे है, क्योंकि सबसे पहली स्टेप होती है अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट, और इनकम टैक्स बहुत ही ट्विस्टेड हो जाता है, कई बार स्टूडेंट्स पढ़ के समझ लेते हैं लेकिन रिकॉल कैसे करना है वो कंफ्यूज रहते हैं। तो आपको ये भी समझना है कि आपको रिकॉल कैसे करना है पॉइंटर्स को, और सेम ही पॉइंट वे में। फॉर एग्जाम्पल, आपने पहले एसएससी को समझा, आपने पहले बेसिक क्राइटेरिया समझा सेक्शन का, आपने एसएससी समझा, आपने एलिजिबल इनकम समझा, आपने कंडीशन समझा, तो सेम सीक्वेंस में आपको रिवीजन भी करना है मल्टीपल टाइम्स, तभी आप अपने आप को एक सेफ जोन में पाएंगे और एक भी कंडीशंस आप भूलेंगे नहीं, क्योंकि केवल एक सेक्शंस नहीं है, इट्स एन नंबर ऑफ सेक्शंस जो आपको डील करने होते हैं। तो आपको सेम दिशा में रिवाइज भी करना है। ऐसे कई स्ट्रैटेजीज मैंने प्रीवियस सेशन में भी टाइम टू टाइम आपको एक्सप्लेन करी है, आप उसे भी एग्जीक्यूट करेंगे। अगर उसे रेफर करने के बाद भी अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में पूछ करके क्लियर कर सकते हैं। सो आई बिलीव आज के इस पर्टिकुलर सेक्शन के थ्रू आपको 80RRB क्लियर हो चुका हो, जहाँ पे रॉयल्टी इनकम की बात हो रही थी, और आपको इसके रिलेटेड सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो भी क्लियर हो चुके हों। ऑडियोज़ को बार बार सुन करके इसको आप अपने माइंड में परमानेंटली सेटल कर सकते हैं, मल्टीपल टाइम रिवीजन भी कर सकते हैं। अगर कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो, तो उसे कमेंट सेक्शन में पूछ करके क्लियर कर सकते हैं।
इस पीडीएफ की लिंक आपको विद टाइम डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दी जाएगी, तो इस कंप्लीट सीरीज का मैक्सिमम बेनिफिट लें। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, कुछ नया सीखेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड जय हिंद।